सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्री 2022 को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू कैसे सोल्व करने चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में ये बात सही है कि यदि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाते हो, कॉमन सेंस टेक्निक अपनाते हो, जिसमें आप एलिमिनेट करके या अपना कुछ आसपास की चीज़ों को ध्यान में रख के यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यूपीएससी भी आपसे यही चाहता है, यूपीएससी की भी यही डिमांड है कि आप ज़्यादा रटे रटाए आंसर की बजाय आप जो आपका वैचारिक क्षमता है उसको दिखाओ। तो मेरा ये मानना है, मैं इसी कड़ी में आज तीसरा लेसन लेकर आया हूँ और आज का लेसन बहुत शानदार होगा। आज मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की है और इसके साथ में मेरे साथ जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे ना, जैसे इसमें 10-11 क्वेश्चन आज आपके, आप कमेंट करके बताना कि 10-11 में से आपके कितने सही हुए हैं। आप देखना जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ेगी ना, आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये आप डिसाइड करोगे, ये तो आप बताओगे मुझे कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 66। वही सेम तरीका होगा, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और आप उसी तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए मतलब दिया जाता है। तो एक तो ये हो सकता है लॉजिक कि दिया जाता है, मतलब एक बात सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है ना कि किसानों को हेल्प करनी है, ताकि उनका निवेश भी अच्छा हो सके कृषि में। तो एक स्टेटमेंट तो हम ये रख सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है। आगे है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों और मिनी ट्रिकों के क्रय के लिए। तो ये अभी श्योर नहीं है इस बारे में कि ऐसा होगा नहीं होगा, तो इसको अभी काटेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, ये भी अभी श्योर नहीं है, इसको भी अभी काटेंगे नहीं। फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, ये भी हो सकता है। देखो, मैं अभी काट क्यों नहीं रहा हूँ, उसके पीछे मेरा एक तर्क है, क्योंकि हो सकता है गलत कर लूँ मैं। अभी मैं पांचों स्टेटमेंट पे जब तक नहीं पहुंच जाऊं, तब तक मैं अपना आंसर चूज नहीं करूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। परिवार के घर के निर्माण, एक तो ये पॉइंट है इसमें, परिवार के घर के निर्माण। और है गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना। इंग्लिश वर्ड देखना, ये कह रहा है कि विलेज के अंदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अभी इस विलेज की जगह हम ये कर दें फार्म, किसान को फार्म कोल्ड स्टोरेज के लिए दिया जाता है, तो ये सही होता। यार जैसे आप किसान हो, आपको पर्सनल लोन मिल रहा है, एक तरह से ऐसे करो, जो भी इंडिविजुअल किसान है ये उसका पर्सनल लोन कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो फिर गांव में कोल्ड स्टोरेज के लिए क्यों मिलेगा ये पांच वाला एक बार निकाल दो, सीधा सीधा निकाल दो, कॉमन सेंस यही कहता है। ठीक है, पांच हमने निकाला, तो जिन जिन में पांच है, जिन जिन में पांच है वो निकाल दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया? बी आंसर निकल के आ गया। अब मैंने आपको क्यों बोला था कि आपको ये छोड़ने, एक बार दो तीन चार छोड़ने की, इसमें हम श्योर नहीं थे। तो अब आपके इस स्टेटमेंट के हिसाब से तीन और चार भी सही है और दो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कट गया। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं आंसर की से। 66 में आंसर क्या है, आप ये देखो 66 में आंसर है बी। आराम से यहाँ पे ये यूपीसी के ऑफिशियल आंसर किए, उसी से मैच करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमने बी किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको प्रेप लेटर ऐप पर बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी प्रेप मैगजीन की। ये करंट अफेयर मैगजीन है जो आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी। आप ऐप पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने करंट अफेयर को बहुत अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हो। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, जैसे इसमें माइंड मैप, डायग्राम भी आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड इनिशिएटिव है ट्रेजर्स। इसमें आपको क्यूक रीजन के लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिसमें फ्लो चार्ट, माइंड मैप, टेबल्स दिया गया है। इसके अलावा भी इस ऐप पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी समरी और क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। इनका लाभ जरूर उठाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको ऐसे ही करना है, यही तरीका अपनाना है कि जल्दबाजी नहीं दिखानी है। पूरा अपना माइंड है ना, फोकस जो है ना, आपको क्वेश्चन पर ले आना है और थोड़ा सा तर्क वितर्क करना है माइंड में कि यार ऐसा होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखना, मेरे साथ अटेम्प्ट लो, वीडियो को पॉज कर लो एक बार। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, थोड़ा थिंकिंग करो, उसके बाद में आगे बढ़ना और मजा आएगा देखना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है कि सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में असीमित होता है। एक तो वर्ड असीमित को अंडरलाइन कर लो यहाँ पे। देखो, इन केस ऑफ ऑल सीरियल, ये कह रहा है पल्सेज एंड ऑयल सीड,
द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट। और ये देखो वर्ड यहाँ पे अनलिमिटेड है, बाद में बात करेंगे, एक बार इसको छोड़ लेते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर चलो चर्चा करते हैं कि दो स्टेटमेंट है तो इसको हम निकाल देंगे, या तो निकाल देंगे या सही कर लेंगे। ये कह रहा है कि सभी अनाजों, मतलब जितने भी अनाज जो है, दाल है, उनका जो समर्थन मूल्य है असीमित होता है। पहली बात तो आपको पता हो कि एमएसपी कितनी फसलों के लिए है, 24 या 25 कितना होगा लगभग, है ना। तो सभी अनाज इसमें नहीं आ सकते। एक तो ये कहा सभी अनाज, दाल या तिलहन इसमें नहीं आ सकते, एक लिमिट है। दूसरी बात ये है कि असीमित खरीद की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोक्योरमेंट होगा, जो खरीद होगी, अनलिमिटेड होगा। एक एग्जाम्पल हो ना आप, कि जैसे जैसे कुछ फसलों में तो असीमित हो सकता है, जैसे थोड़ा बहुत अपना आपका नॉलेज होगा कि गेहूं चावल में हो सकता है ऐसा। लेकिन मैं अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ कि जैसे जो चना होता है, जैसे हमारे खेत में चना होता है, और लास्ट ईयर इसको हम बेचने के लिए मैं खुद गया था। मुझे एक प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं एमएसपी प्राइस पर चने बेचने के लिए, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये पहले से आपको एक पटवारी से बनाना पड़ेगा कि आपने कितने बीघा ज़मीन में या कितने हेक्टेयर में आपने चना बो रखा है। तो पटवारी क्या, एक आपको क्या देगा, एक रसीद देगा, एक तरह से आप कह सकते हो। और ये रसीद आपको एमएसपी पर दिखानी पड़ेगी कि आपने कितने बीघा में चना बो रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने 1 हेक्टेयर में चना बो रखा था, 1 हेक्टेयर के हिसाब से मैक्सिमम आप एग्जाम्पल के लिए कितना बेच सकते हो, 2 क्विंटल, यानी 18 क्विंटल क्या कर सकते हो, चना बेच सकते हो। और ये रसीद पटवारी ने मुझे दी कि आपने इतना बोया है, आप इतना बेच सकते हो। अब मैं वहाँ पे लेके गया, कितना, 20 क्विंटल, सॉरी क्विंटल है, क्विंटल, केजी नहीं, 18 क्विंटल है। तो 20 क्विंटल वहाँ पे लेके गया, तो जो एमएसपी जहाँ पे खरीद होती है, तो उन्होंने कहा कि आप केवल 18 क्विंटल ही बेच सकते हो। तो मुझे 2 क्विंटल फिर वापस घर लाना पड़ा। ये मैंने प्रैक्टिकल समझाया, क्यों, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव था, इस बात को समझो, जानबूझ के समझाया ताकि थोड़ा सा आप समझ पाओ इन चीज़ों को, ना। तो इसका मतलब असीमित तो नहीं है, कट गया ना। ये क्या था, ये मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल अनुभव और ऑब्जर्वेशन था इन चीज़ों को लेके। तो ये मैं आपको बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा सही रखोगे, थोड़ा सा आप आसपास की चीज़ों को ध्यान देते हो, तो हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी एक चीज़ और बताता हूँ कि जब एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करता है ना, तो यूपीएससी में एक चीज़ अच्छी बात है कि आपको अच्छा मौका देता है क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का। जहाँ पे ये असीमित की बात करें, तो आप यहाँ ही पे आपको डाउट होना चाहिए था, और आप क्या करते, स्टेटमेंट को तुरंत गलत गलत निकाल लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अनाजों व दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पूछ सकता। बाजार मूल्य कभी नहीं पूछ सकते, इसका मतलब क्या है, हम कभी नहीं सोच सकते। एमएसपी एक्चुअल में क्या है, एक गारंटी, किसानों को गारंटी देता है कि आप जो भी फसल बो रहे हो ना, उसका आपको प्राइस मिल जाएगा। और एमएसपी हमेशा फसल बोने से पहले घोषणा होती है, तो बाजार मूल्य का इसका कोई तुक नहीं है। और वैसे भी एमएसपी डिसाइड कैसे होता है, ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है, नहीं कि बाजार मूल्य के हिसाब से। इस बात को ध्यान रखो, ये थोड़ा बहुत बेसिक रखोगे तो आपको हो जाएगा। और तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये बात है कि इस कॉमन सेंस टेक्निक को और थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो और आंसर निकालो। इस आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर होगा। कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 69 में डी, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो आप, हाँ 69 में डी है आंसर है। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक आजमाया तरीका है, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद में ये तरीका हाथ लगता है। और आप खुद जब प्रैक्टिस करते हो यूपीएससी के पेपर की, तो आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। और इस पे फोकस कर सकते हो कि आप यूपीएससी के पैटर्न के और भी पेपर हैं। इस समय आप ये कर सकते हो कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए की एग्जाम की यूपीएससी की साइट पे जाना, यार आप गूगल कर लिया करो। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आंसर की हमें दो इनकी, या हमें ये पेपर दो। यार आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको इतना नॉलेज तो है ना कि पेपर कहाँ मिलेगा, यूपीएससी की ओपीएससी आंसर की कहाँ मिलेगी। आप साइट पे जाओ, वहाँ पे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो गूगल आपके लिए, गूगल पर सब मिलेगा। आप किसी को ये बोल रहे हो ना कि ये मुझे दे दो, तो आप में कमी है, साफ बात कह रहा हूँ कि आप आईएएस नहीं बन सकते। फिर आप छोटी छोटी आवश्यकता के लिए किसी के पास जा रहे हो ना कि ये मेरे पास आंसर की नहीं है, ये मेरे पास पेपर नहीं है, पुराना पेपर कहाँ से लाऊं। यार इतनी कॉमन सेंस आप नहीं रख सकते, या इतनी छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी और पर डिपेंड हो ना, तो आईएएस नहीं बन सकते, साफ कह रहा हूँ। इसलिए थोड़ा संभल जाओ इन चीज़ों में, है ना। मेच्योरिटी लानी पड़ेगी यार, यूपीएससी में ऐसा चलेगा नहीं काम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना आप एक बार, ठीक है। 71 ये कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट है, उन पर जो पेयर्स हैं उनको मिलाना है कि ये सही क्या है, ठीक है। जैसे आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो हमें एक, जैसे मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट लिया था, मुझे एक का पता है कि सरमन, या तो आपने पढ़ा होगा भाई सरमन क्या होता है। सरमन थोड़ा सा कॉमन सेंस ऐसे लगे, भ्रमण करने वाला, साधु सन्यासी टाइप का,
ऐसा हो सकता है ना, सरमन। और सरमन और आजीविक संप्रदाय वगैरह आपने देखा होगा कि सरमन मुख्य रूप से जैन और बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने जाते थे, या जो भी उनकी चीज़ें हैं। तो सरमन के हिसाब से उच्च पद प्राप्त पुजारी ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। सरमन ये नहीं हो सकता। बस मुझे एक ही पता है, बाकी ऊपर एक और 3 स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, तो मैं एक से ही अपना आंसर निकालता हूँ कि 2 गलत है, तो जहाँ-जहाँ 2 है वो निकाल दिया। देखो कितना आसान है, या तो मैं इसको छोड़ देता कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, या मैंने केवल एक स्टेटमेंट देखा। इसलिए एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार देखना ज़रूर है, एक बार उसकी स्टेटमेंट देखनी ज़रूर है कि कहीं कोई एलिमिनेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। जिस दिन ये जज़्बा आ गया ना, तो फिर ये रुक ही नहीं सकता आपका। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 71 में। 71 में बी आंसर है, ठीक है। ऐसे ही करना है, यही मेरे हिसाब से तरीका ज़्यादा बेटर लग रहा है जो हम कर रहे हैं यार। ये 2020 का पेपर है, ठीक है, और इसमें 20 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, 10-11 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। 70 में से 30-32 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें हम ये तरीका अपना सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं निकल सकता? निकल सकता है। आपको ये जज्बा दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 72 के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको आप अटेम्प्ट लो वीडियो को पॉज करके, और स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए, ठीक है। इंडियन एलिफेंट के बारे में कि स्टेटमेंट क्या है, कौन सी सही है इसमें, वो हमें देखना है। ये जरूर ध्यान में रखा करो कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें मतलब राइट करेक्ट पूछा गया या रॉन्ग पूछा गया है, ठीक है। कई बार यहाँ से भी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो ये आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे गोला करके रख लो। तो इसमें भी हम स्टेटमेंट के हिसाब से जाते हैं कि थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। इसमें बिल्कुल ये नहीं कि आप लॉजिकल गेसिंग लगा लोगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत होना चाहिए ऐसा। ऐसे क्वेश्चन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि इसमें भी आप एलिमिनेशन तरीके से आगे जा सकते हो। तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। आपने कई मूवी देखी होगी हाथियों की, है ना, या डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मादा हाथी है वो उनके ग्रुप का नेतृत्व करती है। तो ये मैंने इसलिए रखा है कि आप यूट्यूब पे या कहीं भी देखते हो, टीवी में देखते हो, तो ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो जहाँ पे एक सही है तो 2 स्टेटमेंट तो कट गए ना, तो ये तो ऑब्जर्वेशन वाला आपका सही लग रहा है मामला। अभी हमें क्या करना है, स्टेटमेंट 2 इसमें सही होगा या 3 सही होगा, उसको निकालिए ना आपने, तो आपका आंसर बन जाएगा, या 4 सही होगा। आगे देखते हैं कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह की होगी, हमें नहीं पता। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। 40 वर्ष तक की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, ठीक है। आगे भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? केरल में। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा बहुत पता होता तो आपका ये सही हो सकता है। सर्वाधिक कहाँ पे, थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये फैक्ट है वैसे ना, तो कर्नाटक में। तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 4 भी गलत हो गया। तो आंसर इसका बच के आ गया 1। और अब हम जाते हैं ये देखो, इस स्टेटमेंट को थर्ड वाले को भी निकाल सकते थे कि सामान्यतः 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। तो ऐसी कोई फिक्स थोड़ी है भाई एकदम 40 पे जाके रुक जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसे करते समय ये सोच रहा हूँ कि 40 कोई फिक्स नहीं है कि 40 के बाद में बच्चे होंगे नहीं, या फिर ये मुझे आइडिया नहीं कितना उनका, कितने साल तक उनका बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे अब निकाले ना तो मामला बन जाता है। तो थोड़ा ऐसे सोच सकते हो कॉमन सेंस के हिसाब से। बाकी तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं। बेहतर में ए आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो आप सही देख पा रहे होंगे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देखना एक बार। इस्पात स्लैग, स्टील स्लैग की बात कर रही है। स्लैग एक तरह से बचा हुआ कचरा होता होगा थोड़ा बहुत, है ना। मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके लिए मतलब सामग्री के रूप में उपयोग हो सकता है। तो इस्पात स्लैग आप ये मानो, ठीक है। ये सड़क बनाने में आराम, आप सोचो ना कि हाँ हो सकता है। कृषि मृदा के अंदर भी सुधारने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूज में आता होगा, चाहे कोई भी धातु है, आ सकता है। और सीमेंट के निर्माण के लिए भी, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम उसके स्टेटमेंट को निकाल दें कि गलत कोई स्टेटमेंट लग नहीं रहा है। और ऐसे आंसर में आप थोड़ा देखना, ऐसा होता है कि 70% से अधिक आंसर इनका डी ही होता है। लेकिन ये नहीं है कि एकदम फिक्स आपने ये देखा आपने डी मार दिया, ऐसे नहीं करना है। ये नॉर्मली है आपके ऑब्जर्वेशन और बार बार प्रैक्टिस करने के स्तर पर काम करेगा कि आपको आइडिया लगेगा हाँ कि यार इसमें हो तो सकता है, हो तो सकता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, है ना। तो ऐसे करके इसका आंसर निकालना है, यही लॉजिक है इसमें। यही ऑब्जर्वेशन है कि हाँ इसमें ऐसे में काम करता है। जहाँ पे आपको ये लगता है ना कि हाँ इसका यूज हो सकता है, मे बी जहाँ वर्ड आता है कि हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, हो सकता है। ध्यान रखना है इसका। तो एक 76 में एक बार चेक कर लेते हैं।
76 में डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप 79 क्वेश्चन पढ़ो और अटेम्प्ट लो। वीडियो पॉज करना, मैं पढ़ता हूँ कि निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनके बारे में बात करना है। तो ये कह रहा है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद यानी मरकरी इसमें होता है। इसमें आर्सेनिक, सीसा और मरकरी होता है। तो कहीं भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपका ये उस क्वेश्चन आराम से इसको ले सकते हो, होता है। आगे बढ़ते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऐसे क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा रिपीटेशन है इनका। मतलब आप 15-20 सालों में जब क्वेश्चन देखोगे नहीं, ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया, इतना रिपीटेशन है। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि बार बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ रहे हैं तो इनको हमें देखना चाहिए और आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो होता है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा होती है। आपको ये पता है कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला एक तरह से हम कह सकते हैं उत्पादन होता ही नहीं है। कुछ जगह है लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं अभी प्रोडक्शन के लेवल पर नहीं है वो। तो बाकी आप जानते हो जो अन्य कोयला है, लिग्नाइट या बिटुमिन, उनके अंदर राख की मात्रा अधिक होती है। तो ये मान सकते हैं 3 वाला जो स्टेटमेंट है सही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये तो आपको पता है कि जब कोयले को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। बाद में आप जानते हो इनका फिर अम्ल वर्षा में इनमें योगदान होता है। ठीक है, तो 2 और 3 तो श्योर सही है, तो 2 स्टेटमेंट तो कट गए। बी और डी में से अब पहला वाला चेक कर लेते हैं कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद होता है। तो ये बात सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि होता है। ये आपने थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी 9th 10th 11th 12th की, उसमें ही दे रखा है। तो इसमें यह है कि एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बताना चाह रहा था कि एलिमिनेशन टेक्निक से जाओ और आंसर निकाल के आओ। इसमें 50-50 बचा है, लेकिन पहले वाले को सोचते हैं कि हाँ यार होता है, मतलब ये पढ़ा है आपने। तो ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा 79 में डी आंसर हो जाएगा। 79 में बिल्कुल सही बात है। देखो आप यहाँ पे डी आंसर है। और इस समय आप ये करा करो, इस समय जैसे 2 महीने बचे हैं ना, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो एक तरह से कह सकते हो 95 से लेकर अब तक उनके क्वेश्चन पर आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो मैं देखना, आप खुद देखना कि आपका प्री नहीं रुकेगा। टेस्ट सीरीज भी करते रहना। आपका मन है कि आपको कोई एक टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज जो करनी है वो भी साइड में चलते रहने देना, क्योंकि उससे भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन प्राथमिकता किसको देना है? यूपीएससी को देना है। यूपीएससी जो भी एग्जाम लेती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको प्राथमिकता देना, उससे फायदा मिलता है। जैसे मैं एक अपना अनुभव बताऊं कि 2016 का मैं प्री दे रहा था और उस साल मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी, क्योंकि उस समय पुराने समय की बात है, 2016 काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल पहले। उस समय टेस्ट सीरीज का इतना बोलबाला भी नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में अच्छी थी भी नहीं, थोड़ा बहुत ऑप्शन थे। ठीक है, तो मैंने कोई उस साल कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, एक तो यूपीएससी के अपने यूपीएससी अपनी प्रीलिम्स के एग्जाम के पेपर हो गए। इसके अलावा मैंने 5 साल के सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट और एनडीए या उस साइट पे मुझे यूपीएससी की साइट पे जो भी पेपर मिला उन पूरे पेपरों को खंगाल दिया। और उस साल मेरा प्री का स्कोर था 125 स्कोर रहा प्री का। वैसे उस साल सभी का अच्छा था क्योंकि पेपर इजी था, नो डाउट बहुत इजी पेपर था, ऐसे कह सकते हो लॉलीपॉप टाइप का था। मुझे तो यूपीएससी के इतिहास में कोई पेपर देखने को मिले ना, तो ये 2016 वाला ही लॉलीपॉप था। उस साल 160-60 आए थे लोगों के, तो मुझे 125 प्राप्त हुए। तो मैं अपना बता सकता हूँ कि इन पेपरों का फायदा तो मिलता है। 86 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट लो आप यहाँ पे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। ये पूरा एकदम लॉजिक वाला है। ये आपने ज़्यादा नहीं भी पढ़ा ना, तो ये आप अपने कॉमन सेंस से सही कर सकते हो। मजा आएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेके। अटेम्प्ट लो एक बार, आप पहले अटेम्प्ट लो और फिर वीडियो को स्टार्ट करना। मैं क्वेश्चन कराता हूँ। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार करना है आपको। ठीक है, आपको पल्सेस के बारे में बात करनी है, इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। ये कह रहा है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट को नहीं पता होती है नहीं होती, छोड़ दो अपनी, क्या है छोड़ दे। फिर कह रहा है कुल दाल का उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। देखो यही ये छुपा स्टेटमेंट, आधा भाग यानी जितनी भी दालें होती है उसमें 50% से अधिक प्रोडक्शन कह रहा है कि मूंग का होता है। आप एक कॉमन सेंस देखो कि आसपास, आपके आसपास देखो कौन सी दाल, या अपने घर में देखो, किचन में जाके देखो, या अपनी मम्मी से पूछो, या आप खुद खाना बनाते हो तो आपको पता है। ठीक है, कि कौन सी मतलब दाल सर्वाधिक आपके घर में होती है, तो आप चना ही मिलेगा इसका आंसर, कि यार चना सर्वाधिक दिखता है आसपास में बाजार में, या कहीं हम देखते हैं लॉजिक है ना। और मूंग का देखें, मूंग तो बहुत कम स्पेसिफिक एरिया में मिलेगी आपको, क्योंकि दालें भी तो बहुत ज़्यादा है ना, कितनी दालें आप नाम नहीं गिना सकते, इतनी दालें। तो इसका मतलब मूंग तो नहीं हो सकती। ये लॉजिक था इसमें, यदि इस स्टेटमेंट को निकाल दें। वैसे जो आप इसको माइंड में ही लेके चल रहे हो कि यार चना ही ज़्यादा देखा है हमने, तो ये सही स्टेटमेंट है। चना एक्चुअल में चना 40% से अधिक होता है देश में उत्पादन के मामले में, बाकी मूंग तो 8-10% है। तो इस लॉजिक से आप जाते तो 2 निकाल देते। ठीक है, 2 निकाल देते, आंसर निकल गया 1।
अब ये देखो कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों की फसलों में की जा सकती है। अब आगे ना अपने आप, अब आप भी मान लो होती है भाई, आगे से क्वेश्चन आए, आगे नेक्स्ट इस साल क्वेश्चन आए कोई ऐसा ही, तो मान लेना इसको भाई होती है। और पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ाया बढ़ाया, ये तो मतलब वैसे भी गलत होता है ऐसे स्टेटमेंट, हमें श्योर ही नहीं। यूपीएससी ये थोड़ी आपसे पूछ रहा है कि आपको हर चीज़ की डाटा पता हो, कभी नहीं चाहेगा यूपीएससी से कि आपको हर चीज़ पता हो। यूपीएससी ये चाहता है कि आपका कॉमन सेंस, आपका माइंड सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना, मजा है इसको क्वेश्चन को करके कि यार कितना आसान है, आसान है मतलब ये माना आसान है। 86 में आंसर ए आंसर है। ठीक है, ये आप देख लो 86 में आंसर ए है। तो कितना मजा आया इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जब मैं करा तो मुझे भी बहुत मजा आया। हालांकि जैसे मैं तो खुद कृषि परिवार से जुड़ा हूँ तो मुझे ये चीज़ें वैसे भी थोड़ा सा मजा आ जाता है कि पेपर में जब मैं ये कृषि वाले सवाल देखता हूँ तो मुझे इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार ये तो मैं तो कर लूंगा, क्योंकि ये तो हम खुद डेली लाइफ में कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, 87 क्वेश्चन लो अटेम्प्ट, ऐसा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें उतना लॉजिक नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लग जाएगा। कि ये एक फसल के बारे में बात कर रहा है कि आ, ये फसल उपोषण प्रकृति की है, एक तो ये उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, मतलब कठोर हानिकारक है। विकास के लिए उससे कम से कम 210 पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअफायित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श शुभ अनुकूल है। देखो यार यहाँ पे लॉजिक है इसमें, यदि आप लगाना चाहो तो, कि 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी ये मतलब आप कह सकते हो कौन सी फसल हो सकती है जो कम पानी वाली है ना। तो इनमें ये देखो कम पानी वाली कौन सी है, जूट में बहुत पानी चाहिए, आपको जानते हो जूट कहाँ पे होता है भारत में, जूट भारत में होता है बंगाल की तरफ है ना, नदियाँ जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, जूट नहीं हो सकता। गन्ने में भी बहुत ज़्यादा सिंचाई चाहिए। ठीक है, और चाय तो आप जानते हो, चाय में भी अच्छी वर्षा और ढलान युक्त वो चाहिए आपको जगह। ठीक है, तो अपने आप ही स्टेटमेंट निकल जाएगा कपास। और ये वैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ था एचजीटी जैसे ही, तो आंसर वैसे भी इसका क्या होता है, कपास होता है। 87 चेक कर लेते हैं ए। और मैंने लॉजिक बताया कि किस लॉजिक से मैंने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, 88 वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लो एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है अटेम्प्ट लो, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने का। आप सोचो किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोलर वाटर पंप के बारे में, स्टेटमेंट है उनके बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा आपने हिंदी वाले की बजाय ना इंग्लिश में देखना, ये अजीब सा है। हिंदी वाले इसको करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन पता नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं आज इसको इंग्लिश से लेने की आपको स्टाइल सिखा रहा हूँ, ये भी बहुत फायदा है। आप ये इतना मत सोचो कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आती, आती है आपको, थोड़ा बहुत कोशिश करो। देखो इंग्लिश में अटेम्प्ट लेते हैं इसको, कि यहाँ पे स्टेटमेंट है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप। रनिंग सरफेस पंप का मतलब जो ऊपर लगा होता है। ठीक है, और ये बाद में कह रहा है कि नोट फॉर सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप कौन सा होता है, जैसे नलकूप है ना, ये नलकूप के अंदर लगा होता है सबमर्सिबल पंप, वो होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें यूज नहीं आ सकता, तो कैसे नहीं आ सकता भाई, हम तो ले रहे हैं यूज में, कि हम हमारे आसपास जो सौर ऊर्जा है उससे सबमर्सिबल जो पंप है उससे भी क्या हो रहा है, पानी निकाल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये ऑब्जर्वेशन वाला है। और वैसे भी एक चीज़ दिमाग में लगाओ, एनर्जी है ना, तो एनर्जी से क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये सोचो ना आप, तो वैसे भी ये गलत हो गया। आगे कह रहा है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नोट द वन विथ पिस्टन। ये कह रहा है इस पंप के साथ हो सकता है, इसके साथ नहीं हो सकता। वही बात है ना, एनर्जी की बात है, एनर्जी क्यों नहीं ले सकते। और वैसे भी है ना, ये दोनों में आता है, सोलर एनर्जी को हम किसी भी पंप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों इसके क्या हो गए, ये ढंग से पढ़ लेना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट, कौन से इसमें करेक्ट है। तो दोनों ही क्या है, इन गलत है इसमें, तो आंसर हो गया डी। तो ये देखो कितना अच्छा है, साधारण क्वेश्चन है यार, इसको आप अटेम्प्ट लेते तो आपका सही होने की संभावना पूरी पूरी रहती है इसमें। तो 88 में एक बार चेक कर लेते हैं, डी आंसर देख लो आप, 88 में डी आंसर है। तो यही तरीका है, मज़ा आ रहा होगा इसमें। मैं सोच रहा हूँ कि आपको निश्चित रूप से सीखने को मौका मिल रहा है और अच्छे से आप इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, 91 देखो एक बार अटेम्प्ट लो, कृषि में फर्टिगेशन। आप इंग्लिश वाले वर्ड पर जाया करो, जब भी आपको लगे ना कि हिंदी वाले में यार कुछ हो नहीं रहा है। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इंग्लिश वाले से उस वर्ड से आप कई आंसर निकाल सकते हो। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ लग रहा है ना आपको, फर्टिलाइजर फर्टिगेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये जुड़ा हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। तो जब भी कृषि में नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका क्या होता है, फायदा ही होता है ना, ये दिमाग में रखो। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते समय ये बात रखो कि यार ये नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है। ठीक है, पढ़ते हैं कि सिंचाई जल की सारिता का नियंत्रण संभव है। तो यहाँ पे जब ये बोल रहा है ना कि पॉसिबल है, तो पॉसिबल हो सकता है यार, मना कब कर रहा है, पॉसिबल हो सकता है। तो एक बार इसको छोड़ लेते हैं। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, ये देखना। efficient application of rock phosphate and all other
फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। देखो आ लग रहा है ना, ये यहाँ पे डाउट पैदा होता है कि यार सभी का संभव है क्या, मतलब कुछ तो अपवाद तो होगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है डाउट पैदा कर रहा है कि सभी जो फॉस्फेटिक उर्वरक का सफलतापूर्वक अनुप्रयोग संभव है, तो सभी का तो कैसे संभव है, कहीं तो कुछ तो हो सकता है ना डाउट। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बार, दो से एक बार अटेम्प्ट लेते हैं कि जहाँ जहाँ दो उसको निकालते हैं। तो आंसर सी निकल के आया है 1, 3, 4, और ये हम सही मान रहे थे कि संभव है। तीसरा चेक कर लेते हैं कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कम भी संभव है, तो ये बात तो सही है कि निक्षालन कम होगा, संभव है, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट हमने चेक भी कर लिया दोबारा कि कहीं कोई दोबारा गलत तो नहीं हो जाए। कई बार हम जल्दबाजी में करते हैं, स्टेटमेंट निकालते हैं और ये दूसरा सही हो जाता है। तो 91 में सी आंसर हमने अटेम्प्ट लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख लो 91 में सी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बताना कैसा ये वीडियो लगा, कमेंट करके बताना और लाइक शेयर जरूर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।